Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे वह हमारा एग्रीकल्चर से लिया हुआ टॉपिक है। तो हम आपको दोनों टॉपिक के बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे, एग्रीकल्चर पोर्शन के बारे में भी और मैथमेटिक्स के बारे में भी। तो चलिए आज हम जानते हैं एग्रीकल्चर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एग्रीकल्चर होता क्या है। हमें पता करना है कि एग्रीकल्चर जिसे हिंदी में कृषि भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम कृषि नाम से भी संबोधित करते हैं। तो एग्रीकल्चर शब्द दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एग्रीकल्चर के अगर भाग किए जाएं तो एग्री प्लस कल्चर, पहला हमारा भाग होता है एग्री, दूसरा हमारा होता है कल्चर। तो चलिए जानते हैं एग्री का मतलब जो हमारा होता है, एग्री का मतलब होता है कर्षण, सॉरी एग्री का मतलब होता है मृदा और कल्चर का मतलब होता है कर्षण। मृदा के अंदर जो कर्षण क्रियाएं होती हैं, यानी कि हमारा एक खेत है, हम समझते हैं हमारा एक खेत है, इस खेत के अंदर जो हम मिट्टी, जो यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, इस मिट्टी के साथ में जब हम छिड़खानी करेंगे तो वह हमारा एग्रीकल्चर होगा। यानी कि मृदा के साथ में कर्षण क्रियाएं करना, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या बनेगी, मृदा के साथ में जो कर्षण क्रियाएं होती हैं, मृदा के साथ में जो कर्षण क्रियाएं होती हैं उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो एग्रीकल्चर शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, तो एग्रीकल्चर जो शब्द है वह हमारी लैटिन भाषा जो होती है उस भाषा से हमारा एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है। हमने यहां पे सिर्फ दो टॉपिक की बात की, एग्रीकल्चर किससे बना होता है, तो एग्री प्लस कल्चर होता है, जिसमें एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चर का मतलब होता है कर्षण। अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो मृदा के साथ में जब हम कर्षण क्रियाएं करते हैं, कर्षण क्रियाएं जो की जाती हैं वो कई तरीके से की जा सकती हैं। इसके लिए हम विभिन्न तरह के मशीनों का भी उपयोग करते हैं, या फिर हम इसके साथ में और भी, जैसे हमारे पास औजार होते हैं, या फिर हमारे पास पशु होते हैं, तो इनके साथ में जब हम इनके द्वारा जब मिट्टी के अंदर कर्षण क्रियाएं करते हैं तब वहां पे एग्रीकल्चर शब्द तैयार होता है। तो एग्रीकल्चर शब्द जो तैयार होता है वो कौन सी भाषा से होता है, लैटिन भाषा से। अधिकतर एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम जब होते हैं तो उसके अंदर पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अब यहां पे एक और आपको बात बताते हैं हम कि जहां पे कल्चर शब्द आपको दिख जाए, हम जब एक भाग को तोड़ेंगे, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो जैसे हमने एग्री प्लस कल्चर किया, जहां पे हमें कल्चर शब्द दिखेगा तो आपको बिना सोचे समझे लैटिन भाषा के ऊपर टिक कर देना है। क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पे 3-4 भाषाओं के नाम होते हैं। पहला हमारा लैटिन भाषा हो गया, 3 हमारे अन्य नाम हो गए, जिसमें एक होता है ग्रीक भाषा। इस तरीके से 4 भाषाओं के नाम लिखे होते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जहां पे कल्चर लिखा होगा तो उसके साथ में हमेशा लैटिन भाषा शब्द का ही प्रयोग करना है, क्योंकि कल्चर शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो लैटिन भाषा से होती है। अब हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर कितने प्रकार होते हैं और इनकी शाखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। चलिए अब हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो होता है, कृषि जो हमारा है, इसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं कि एग्रीकल्चर यानी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो हमारे इसके मुख्य रूप से तो हम बता दें आपको 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्राचीन कृषि, दूसरा होता है आधुनिक कृषि,
और तीसरा हमारा होता है टिकाऊ कृषि। चलिए जानते हैं हम इनके बारे में कि यह होते क्या है। प्राचीन कृषि की सबसे पहले बात करते हैं। प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है आज से हजारों वर्ष पहले। आज से हजारों वर्ष पहले भी खेती होती थी और आज से कुछ वर्ष पहले भी खेती होती थी, यानी कि जब मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय भी खेती की जाती थी, लेकिन वहां पे जो खेती की जाती थी वो प्राचीन कृषि के अंतर्गत आती थी, क्योंकि यहाँ पे पशुओं का उपयोग होता था। पशुओं का उपयोग, जो भी हमें काम कराना है खेती के अंदर, जो भी हमें कर्षण क्रियाएं करना है, तो वो किसके द्वारा होती थी? पशुओं के द्वारा। तो यहां पे पहला तो हम करते थे पशुओं का उपयोग, दूसरा हम करते थे पत्थरों का उपयोग। इन दोनों के द्वारा जब हम खेत के अंदर कोई भी कर्षण क्रियाएं करते थे तो वो प्राचीन कृषि के अंतर्गत आती थी। इसके साथ साथ प्राचीन खेती के अंदर हम जब दवाइयों का उपयोग करते थे तो वो कैसी दवाइयां होती थी? जैविक होती थी, जैविक दवाइयां। तो इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जैविक दवाइयों का प्रयोग करते थे। किसके लिए? एक तो उत्पादन के लिए, दूसरा हमारा था कीट एवं रोगों के नियंत्रण के लिए, इसके अलावा खरपतवार। ये तीनों टॉपिक हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे एक अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि तीनों के बारे में जब हम जानकारी आपको देंगे तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई देगी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तरीके से हम जैविक दवाइयों का उपयोग करते थे, इनके द्वारा किस तरीके से हम कीट एवं रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं और खरपतवारों को भी किस तरीके से हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ अभी बात करेंगे प्राचीन खेती किसे कहते हैं। तो यहाँ प्राचीन का मतलब होता है जो पहले के समय में खेती की जाती थी उसे हम प्राचीन खेती कहते थे। इसके अंदर सिर्फ हम पशुओं का उपयोग करते थे, पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे, इसके साथ साथ जैविक दवाइयों का भी उपयोग करते थे। किसके लिए? खेती करने के लिए। इसके अलावा प्राचीन खेती के अंदर हम भौतिक विधियों का भी उपयोग करते थे। किसमें? प्राचीन खेती में। क्योंकि हमारे खेत के अंदर जब रोग एवं कीटों की संख्या अधिक हो जाती थी तो उस समय हम भौतिक रूप से खेत के अंदर से क्या करते थे? उनको निकालने की कोशिश करते थे ताकि वो आसानी से निकल सके। इसके बाद दूसरी होती है आधुनिक खेती या फिर आधुनिक कृषि। चलिए जानते हैं आधुनिक कृषि के बारे में। आधुनिक कृषि, आधुनिक कृषि एक ऐसी प्रचलित कृषि मानी जाती है आज के समय में जिसका प्रयोग पूरे विश्व में किया जा रहा है। क्योंकि आज जो खेती हो रही है वो आधुनिक कृषि हो रही है, आधुनिक कृषि के अंतर्गत हो रही है। एक चीज और आपको बताने, कृषि और खेती दोनों अलग अलग हैं। कृषि अलग चीज होती है और खेती अलग चीज होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आधुनिक कृषि जो हो रही है इसमें सबसे पहले मशीनों का उपयोग हो रहा है। हमें कोई भी काम करना है खेत के अंदर, हमारा जो खेत है उस खेत के अंदर हमें कोई भी कल्टीवेशन का काम करना है या फिर हमें उसमें बीजों को डालना है या फिर हमें उसके अंदर उर्वरक या फिर न्यूट्रिशन वगैरह जो हमें डालने हैं, तो उसके लिए जो भी काम किया जाएगा आज के समय में वो मशीनों के द्वारा होगा। तो मशीनों के द्वारा जो खेती की जाती है उसे हम आधुनिक कृषि के अंतर्गत लेते हैं। इसके अलावा हम खेत के अंदर से अगर हमें कीटों को नष्ट करना है, कीटों को नष्ट करना है या फिर हमें रोग को नष्ट करना है, कीट यानी कि इंसेक्ट और रोग यानी कि डिसीज, हमारे खेत के अंदर अगर हमारी फील्ड के अंदर जब इंसेक्ट और डिसीज का प्रकोप ज्यादा हो जाता है तो उस समय हम इसके अंदर केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो केमिकल का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो आधुनिक कृषि यानी कि मॉडर्न कृषि के अंतर्गत लिया जाता है। तो मॉडर्न कृषि की परिभाषा ही बनती है कि जिसमें हम
किसी भी क्रिया को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जब हम मशीनों का या फिर हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आदि का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो सारा का सारा हमारा आधुनिक या फिर मॉडर्न कृषि के अंतर्गत लिया जाता है। इसके द्वारा हमारा उत्पादन तो होगा, हमारा उत्पादन तो बढ़ेगा, हमारे यानी कि प्रोडक्शन में डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन हमारी इसके द्वारा जो मृदा होगी वो कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हमारी जो सॉइल होगी वो कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए आधुनिक कृषि के बारे में आपको एक और जानकारी दे दें कि आधुनिक कृषि की शुरुआत जो की थी वो की थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। आपको इनके बारे में अगली वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन थे, इन्होंने किस कारण से आधुनिक कृषि की शुरुआत की, इन्हें क्या जरूरत पड़ गई कि भारत देश के अंदर कि इन्हें किसकी आधुनिक कृषि की शुरुआत करनी पड़ी। ऐसे कौन सी महान व्यक्तित्व के धनी थे कि जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इन्होंने किस वजह से आधुनिक कृषि की शुरुआत की, तो हम इसके बारे में, इन व्यक्ति के बारे में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इसके बाद होता है दूसरा नाम है, अगर दूसरे नाम में अगर विश्व की, वर्ल्ड की अगर बात करें तो जो वर्ल्ड में आधुनिक कृषि की शुरुआत की थी वो की थी नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के अंदर आधुनिक कृषि की शुरुआत की थी। तो हम इनके बारे में, इन दोनों के बारे में जानेंगे कि यह दोनों कौन है। थोड़ा सा आपको हम बता दें कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग इनको वर्ल्ड जो हमारी आधुनिक कृषि या फिर हरित क्रांति का विश्व प्रसिद्ध फादर माना जाता है, कि फादर ऑफ हरित क्रांति। अगर विश्व में पूछा जाए तो आपको विश्व में सही आंसर करना होगा फादर ऑफ हरित क्रांति का, तो वहां पे आया बोरलॉग। और इसमें अगर पूछा जाए पिता, किसको पिता कहा जाता है हरित क्रांति का, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। चलिए अब हम जानते हैं तीसरे हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर में, जो तीसरा प्रकार माना जाता है वो है टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब क्या होता है? अगर हम टिकाऊ शब्द की बात करें तो इसका मतलब यहीं से हमें साफ साफ पता चल रहा है, टिकाऊ यानी कि जो कैसा हो, टिका रहा, टिका रहे, टिका रहे, जिससे हमारा काम चल सके, जिससे हमारा काम चल सके। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मेन तो तुम्हारे दो ही थे, प्राचीन और आधुनिक, लेकिन इसकी जरूरत वर्तमान समय में हमें पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि लंबे समय तक जब हमने आधुनिक कृषि का प्रयोग किया, हमने लंबे समय तक जब आधुनिक कृषि के अंदर दवाइयों का प्रयोग किया, तो इससे हमारी सॉइल डैमेज हो गई, हमारी जो मृदा थी वो कैसे हो गई, खराब हो गई। अब जब कोई चीज खराब होगी तो उसका भी हमें तोड़ निकालना पड़ेगा कि भाई खराब क्यों हो रही है, तो हमें उसको सुधार कैसे करें। तो एक ऑप्शन निकाला गया कि हम एक ऐसी खेती को शुरुआत करते हैं जिससे उत्पादन बना रहे, उत्पादन क्या रहे, बना रहे, और उत्पादन भी बना रहे और हमारी मृदा भी कैसी हो जाए, अच्छी हो जाए। बात यहीं पे आ गई, देखो मृदा से शुरू किया था और मृदाई पे हम वापस आ गए। हमें एक ऐसी खेती की जरूरत थी जिससे जो हमारी सॉइल थी, जो सॉइल खराब हो रही थी और जो उत्पादन था उस उत्पादन को बरकरार रखना था। तो हमें एक ऐसी खेती की जरूरत पड़ी जिसका नाम हमने रख दिया टिकाऊ। तो टिकाऊ का मतलब होता है कि जिसमें आधुनिक और प्राचीन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि दोनों का कॉम्बो हो।
जो जिसमें दोनों को कॉम्बो रहा वो हमारी टिकाऊ खेती रही। इसके अंतर्गत हमने एक सिस्टम अपनाया कि हम दवाइयों का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन इसका रेशियो और जैविक दवाइयों का रेशियो कैसा होगा, एक निश्चित होगा। इसका अगर हम रेशियो की बात करें, इसकी दवाई हम 80% ले रहे हैं तो इसकी भी 20% हम दवाई का यूज करेंगे। धीरे धीरे से हम क्या करेंगे, इस परसेंट को कम करते जाएंगे और इस परसेंट को बढ़ाते जाएंगे, ताकि हमारी जो सॉइल है वो कैसी रहे, अच्छी बनी रहे। सॉइल के साथ साथ हमारा उत्पादन भी कैसा रहे, अच्छा बना रहे। तो इसमें हमने एक ऐसी पद्धति को अपनाया जिसके द्वारा हम अपने उत्पादन को भी बरकरार कर सकें और साथ ही साथ हमारी जो मिट्टी है और जो हमारी मिट्टी है वह कैसी हो सके, अच्छी हो सके। तो ऐसी खेती में यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एक ऐसी खेती का निर्माण कर देना जिसके द्वारा हमारी सॉइल अच्छी बनी रहे और उत्पादन भी बरकरार रहे। तो वैसी खेती को हम करते हैं टिकाऊ खेती या टिकाऊ कृषि। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आपको बताया था कि हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना है किसके बारे में हो। हमने यहाँ पे सिर्फ देखा कि एग्रीकल्चर कहते किसे हैं, कितने प्रकार का होता है, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है और इसका मीनिंग क्या है। कल हम जानेंगे इसकी ब्रांच कितनी होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ब्रांच, यानी कि कृषि की कितनी शाखाएं होती हैं। तो इसके बारे में आपको हम कल जानकारी देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।